हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खूब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए फोकस्ड होंगे, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं केमिस्ट्री का, क्योंकि मैं तो स्पेशली केमिस्ट्री ही पढ़ा रही हूँ। अच्छा, हम पार्ट 1 कर चुके थे। पार्ट 1 में हमने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कर ली थी। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हम कंप्लीट कर चुके थे, उसमें जो भी आपके 6 टाइप थे वो हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। टॉटोमेरिज्म बहुत डिटेल में नहीं हुई थी, क्योंकि टॉटोमेरिज्म करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, बट अगर तो उसको फिर डिटेल में हम आगे करेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में भी स्पेसिफिकली जो आज की क्लास है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में है, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बेसिक से लेके पूरे एडवांस लेवल तक है, तो आप उस तरीके से देख लेना। इसमें मैंने जैम, आपका गेट, CSIR नेट और JEE एडवांस, नीट सबका कवर किया है क्लास 11 से लेके, तो पूरा बेसिक से है एडवांस तक का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। तो ये हम डिवीज़न पहले ही लास्ट क्लास में कर चुके थे। वी हैव 2 टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आपकी कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट कनेक्टेड जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से कनेक्टेड होते हैं, जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपके पास में कनेक्टिविटी सेम होती है। तो अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिफाइन करते हैं, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन करेंगे कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कनेक्टिविटी, बट डिफरेंट 3D अरेंजमेंट, या स्पेस अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, 3D अरेंजमेंट। अब यहाँ पे भी हमने इसे 2 क्लास में डिवाइड किया था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मैंने स्टीरियो आइसोमर्स को 2 क्लास में डिवाइड किया है। जो आपके पास में स्टीरियो आइसोमर आएगा, इन्हें हमने 2 क्लास में डिवाइड किया है। एक किया है कॉन्फिगरेशनल और एक है कन्फर्मेशनल। तो ये आपके पास में आएगा कॉन्फिगरेशनल, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा बड़ा करके लिख रही हूँ इसको, कॉन्फर्मेशनल। अगर कॉन्फर्मेशनल्स की आप बात करते हैं तो कॉन्फर्मेशनल में रोटेशन होती है, जबकि कॉन्फिगरेशनल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। यानी कि अगर आप इसको क्लासीफाई करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जबकि यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ पे रोटेशन होगी। अब कॉन्फिगरेशनल को फर्दर हम 2 क्लास में डिवाइड करते हैं, जो कि आपके पास में आता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा आता है ऑप्टिकल। तो हम और यहाँ पे हम तीनों को कवर करेंगे, एक एक क्लास में हम सबको कवर करते चलेंगे। तो आज जो मैंने लिया है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, थोड़ा छोटा सा है, इजी भी है, बट डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड किया है। अब कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को हम आपस में कहें तो जहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो नॉन इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को आप आपस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये नॉन इंटर कन्वर्टेबल हैं। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रोटेट नहीं कर सकते हैं, वो भी आगे मैं बात करूंगी कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से क्या मतलब है। कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ईच अदर विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड, तो नॉन इंटर कन्वर्टेबल हैं। 2 तरीके के होते हैं, एक आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा आता है ऑप्टिकल आइसोमर। सबसे पहली बात स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो। अब हम 3D स्पेस में आ गए, आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए। कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कनेक्टिविटी, बट डिफरेंट 3D स्ट्रक्चर, उनका 3D स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। उस 3D स्ट्रक्चर में भी फिर आपके पास में 2 तरीके के आ जाते हैं, एक आता है कन्फर्मेशनल और दूसरा आता है कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, नॉन इंटर कन्वर्टेबल है, एक को दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप कन्वर्ट करोगे तो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, जबकि कन्फर्मेशनल में इंटर कन्वर्टेबल है, वो रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन हो सकती है, उसमें रोटेशन से बन रहे हैं वो, तो इसलिए हम उन्हें कई बार रोटामर्स भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, JEE वाले बच्चों के एग्जाम में आया हुआ है। कॉन्फिगरेशन, ये आपका 2013 का एग्जाम है, तो कन्फर्मेशनल 2013 या 12 के एग्जाम में आया था कि आपके पास में कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को रोटामर भी बोलते हैं। अब आता है हमारे पास में जो हम आज शुरू करने वाले हैं, वो हम शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।
तो यहाँ पे पहले ही पता चल रहा है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके उन वाले कंपाउंड के प्रेजेंट होंगे जहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब रोटेशन क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो ये आपके पास में सिग्मा बॉन्ड था। सिग्मा बॉन्ड में आपकी जो लोब्स है वो एक दूसरे को इस तरीके से ओवरलैप करती है, जैसे कि अगर आप सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड में ये ले रहे हो, पाई पाई सिग्मा बॉन्ड ले रहे हो, ये सिग्मा बॉन्ड बना, तो ये लोब्स हैं वो इस तरीके से ओवरलैप करेंगी और जो भी फिर इसके बाद में इसकी कनेक्टिविटी है, इधर जो भी कनेक्टिविटी है ये रोटेट हो जाएगा, रोटेशन पॉसिबल है। बट अगर आप पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा इस तरीके से और उसके बाद में जब पाई बॉन्ड बनेगा तो वो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, यानी कि जब आपके पास में पाई बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड इस तरीके से ओवरलैप किए हुए होगा, तो ये आपका पाई बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड में एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड में आपका साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, बट पहले सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है तभी पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले ही आपके पास में सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो चुकी थी। अब क्या होगा, जब आपके पास में साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो आप इमेजिन करो कि ये दो लोब हैं ऊपर और नीचे वाली, और इन्होंने एक दूसरे को इस तरीके से ओवरलैप किया। अब देखो अगर मैं इसको रोटेट कराने की कोशिश करूंगी तो ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि बीच वाला मिडिल वाली जो मेरी फिंगर है, मतलब जो बीच में जो फिंगर ओवरलैप कर रखी है वो सिग्मा बॉन्ड बना रही है और ऊपर और नीचे वाली जो है वो रोटेशन के बाद में हो रही है, यानी कि साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। तो बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है और ऊपर और नीचे वाले में साइडवेज ओवरलैपिंग है, पाई बॉन्ड है। अब अगर आप इसको रोटेट करने की कोशिश करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, जबकि पाई बॉन्ड में ये पॉसिबल है, यहाँ पे रोटेशन आपकी पॉसिबल है, इजीली रोटेट हो जाता है, तो ये रोटामर्स बनते हैं। जबकि अब जो हम बात कर रहे हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब रोटेशन पॉसिबल जरूरी नहीं है कि आपके पास में केवल पाई बॉन्ड हो तभी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। पाई बॉन्ड के साथ में आपके पास में सिग्मा बॉन्ड में इस तरीके के साइक्लिक कंपाउंड हो जो कि रोटेट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास में 3 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग है जहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, 5 मेंबर रिंग है, तो वहां पे भी आपके पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वैसे तो 6 मेंबर रिंग में भी होती है आपकी, जब चेयर कन्फर्मेशन आती है तो वहां पे भी सिस और ट्रांस होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपके पास में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। तो अब आपके पास में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब पहले इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो आपके पास में कार्बन का जो कंपाउंड है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp2 है, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तीनों सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड तो 1s और 2p, इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड 1s 3p, अगर आपके 5 सिग्मा बॉन्ड हैं तो 1s 3p और 1d आ जाएगा। द रीजन इज p में केवल 3 p ऑर्बिटल होती हैं, तो दैट्स वाई केवल 3 पार्टिसिपेट करेंगी। तो अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है s और p, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है 1s और 2p, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है 1s और 3p, 5 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये हम केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे ये sp2 है, अगर आपका कंपाउंड sp2 है तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, ये आपका कंपाउंड प्लेनर है, प्लेनर है, यानी कि मैं जितने भी बॉन्ड इसमें बना रही हूँ ये इस बोर्ड के प्लेन में होंगे, कोई भी बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन नहीं होगा। यानी कि जैसे कि हम टेट्राहेड्रल कंपाउंड की बात करते हैं तो 2 बॉन्ड प्लेन में थे, एक बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन था, पीछे 2 बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन थे, एक पीछे था एक आगे था। जबकि इस केस में आपके पास में जितने भी बॉन्ड हैं ये इस प्लेन के अंदर होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर है या प्लेनर भी बोल सकते हैं, और हर एक का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। यानी कि आप इमेजिन करो ये मेरा हाथ है, तो इस हाथ में के जो ये प्लेन है, जो आपका डबल बॉन्ड होगा वो इस हैंड्स के अंदर ही होगा। यानी कि अगर अब मैं यहाँ पे बात करूं कि मुझे ये डबल बॉन्ड दे रखा है, अब इस डबल बॉन्ड पे यानी कि ये प्लेन है, इस प्लेन के अकॉर्डिंग मैं कनेक्शन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई x बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई y कंपाउंड प्रेजेंट है, यहाँ पे z है और यहाँ पे n है, कुछ भी ले लो, या फिर आप इस तरीके से ले लो कि इधर ये z है। पहले स्टार्टिंग से ही ले लेते हैं, मेरे पास में ये a यहाँ b है और यहाँ a है, ये कोई कंपाउंड प्रेजेंट है कि 3 ग्रुप सेम है और एक ग्रुप डिफरेंट है। तो यहाँ पे अब आपको जो कंपेयर करना होता है, ये जो हैंड है इसमें जो आपके पास में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो होती है, आप वहां से कंपेयर करते हैं, जहां पे बॉन्ड बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, यानी कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो आपके पास में आएगी वो आपकी ये है, इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे आप कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसे किसे करेंगे? इस वाले बॉन्ड को इस वाले बॉन्ड से कंपेयर करेंगे कि ये सेम है या डिफरेंट है। पर इस केस में हमारे पास में कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 ग्रुप डिफरेंट है, एक ग्रुप सेम है। अब आता है अगला हमारे पास में
कि हमें दिया है इस तरीके से, ये A है, यहाँ पे दोनों A हैं और यहाँ पे दोनों B हैं। यहाँ पे भी आपके पास में अभी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम है, ये दोनों ग्रुप सेम है। आपको कंपेयर कैसे करना होता है, आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड कंपेयर करना होता है। आप इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और ये भी आपस में देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई कंपैरिजन नहीं आएगा। बट अगर मैं आपको कंपाउंड दे दूं ये वाला, फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया है इस तरीके से कंपाउंड के यहाँ पे A है, ये आपके पास में B है, ये आपके पास में A है और ये आपके पास में B है। अब आपकी ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई। तो इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड अगर सेम कंपाउंड सेम साइड हैं तो दिस इज कॉल्ड सिस। इस कंपाउंड को आप सिस बोलेंगे, ये आपका कंपाउंड सिस है। अगर आपके सेम कंपाउंड अपोजिट साइड हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से, ये अगर सेम कंपाउंड अपोजिट साइड हैं तो इसे आप ट्रांस बोलेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, अगर आपको सिस और ट्रांस देखना है तो सबसे पहली बात, एक कार्बन से जो दो ग्रुप कनेक्टेड हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे A और A सेम हो गया तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। यहाँ पे भी आपके दोनों सेम हो गए, यहाँ पे भी आपके पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। अब यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो आप देखोगे कि सेम ग्रुप एक साइड है या सेम ग्रुप अपोजिट साइड है। क्वेश्चन कई बार आया है, यू हैव टू, अब क्योंकि इसके बाद में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद में एक मैं पूरे लास्ट 10 ईयर्स की 2014 से लेके 2024 की जो जेई के मेंस के आपके IUPAC नेमिंग के हैं और जो स्टीरियो के जो आपके आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन है वो लेके आने वाली हूँ। तो वो आप देख लेना ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि विच कंपाउंड शोज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड विच डिड नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगला क्वेश्चन ले लूँ कि मुझे इस तरीके से दिया है CA, यहाँ पे मुझे B और यहाँ पे मुझे D और B दिया है, तो ये कंपाउंड भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए तभी आपका कंपाउंड ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, सॉरी। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो दोनों सेम ग्रुप हैं ये एक ही साइड पे हैं। ये देखो, ये जो B है और ये जो B है, आप ध्यान रखना कंपैरिजन कैसे करना है। कुछ बच्चे ऐसे कंपेयर करते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। You are not going to compare the group in according to, like if you have this plane, तो इस प्लेन के अकॉर्डिंग आपका जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा आप वहां पे कंपेयर करेंगे। उस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल आप कंपेयर करेंगे, उस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपेयर नहीं करेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि ये आपका डबल बॉन्ड है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो आप जो कंपैरिजन करेंगे वो पैरेलली करेंगे, इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, तब आप कंपेयर करेंगे। आप इस तरीके से इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे, ये आप नहीं करेंगे। क्लास 11th के बच्चे इस चीज में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो बिल्कुल क्लियरली समझ लो, क्योंकि अगर आप क्लास 11th में हो तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस तरीके का। बट येस, आप जेई मेंस का एग्जाम है तो उसमें भी ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है। मैंने अभी तक जो टोटल देखा है 2-3 बार आया हुआ है। नीट में ये क्वेश्चन तो अधिकतर पूछा जाता है, तो ये, और आपके जैम वगैरह में भी कई बार पूछ लेते हैं। तो कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे या कैसे करेंगे, तो आपको ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पता होनी चाहिए, उसके परपेंडिकुलर आप कंपेयर करेंगे। तो अगर सेम ग्रुप एक साइड है तो वो सिस हो गया, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो वो आपके पास में ट्रांस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी लिया था, फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड कई बार आया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। मैलिक एसिड में आपके पास में क्या होता है, देखो दोनों में ही हमारे पास में दोनों ही कंपाउंड के पास दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों कंपाउंड की कनेक्टिविटी सेम है, पर उनका 3D स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब इससे मतलब क्या है, कनेक्टिविटी सेम और 3D स्ट्रक्चर से डिफरेंट कैसे है। ये कार्बन है, दोनों ही कार्बन पे H और H बॉन्ड है, और यहाँ पे भी आपके पास में COOH है और यहाँ पे भी COOH है, यानी कि इस कार्बन से डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है और कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्टेड है। इस कार्बन से इस वाले कार्बन से आपके पास में हाइड्रोजन कनेक्टेड है और COOH कनेक्टेड है। तो दोनों की कनेक्टिविटी सेम है, दोनों जो कंपाउंड आपके बन रहे हैं उसमें सेम टाइप के ग्रुप कनेक्टेड है, यानी कि आपके पास में ये इस तरीके से आएगा C डबल बॉन्ड। अब एक इस तरीके से कनेक्टेड है जिसका 3D स्ट्रक्चर ये है, और दूसरा आपका इस तरीके से कनेक्टेड है,
तो आपकी जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल एक्सिस जा रही है उस एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको कंपेयर करना है, यानी कि इस वाली एक्सिस के अकॉर्डिंग आप कंपेयर करोगे। ये सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो दिस विल ट्रांस, और जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट, जो सेम ग्रुप है वो एक साइड है, दिस इज कॉल्ड सिस। तो इस तरीके से आप सिस और ट्रांस को कंपेयर करोगे। तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग इनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे इसको आप मैलिक एसिड बोलते हो और इसको फ्यूमेरिक एसिड बोलते हो। तो इनिशियली क्या हुआ था, यही माना गया था कि जब तक आपको 3D ज्योमेट्री का नहीं पता चला था तो यही माना गया था कि हाँ भाई सेम टाइप के कंपाउंड हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। बट जब धीरे धीरे स्टडी हुई तो पता चला कि डिफरेंट कंपाउंड जिनका 3D स्ट्रक्चर डिफरेंट है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। तो काफ़ी प्रॉपर्टी सेम है, जैसे सिस और ट्रांस में तो काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस हैं। अब आपके पास में मैलिक एसिड आपके पास में जो आएगा उसमें जो सेम ग्रुप है, जैसे ये मैलिक एसिड सेम ग्रुप सेम साइड है और ये सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, तो ये आपका फ्यूमेरिक आ गया। अब यहाँ पे ये देखो, ये मैंने इसका 3D स्ट्रक्चर लिया था, ये देखो सेम ग्रुप एक साइड आ रहे हैं और यहाँ पे सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं। ये पिक्चर रिवर्स लग गई थोड़ी सी। तो मैलिक एसिड आपके पास में आता है सिस और फ्यूमेरिक एसिड आपका आता है ट्रांस। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड को आपको ध्यान रखना है। M फॉर सिस कर दो MC मैलिक एसिड और FT कर दो फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस हो गया। तो ये आपके पास में सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ रही है डबल बॉन्ड के पास में। अब आता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास में केवल डबल बॉन्ड हो तभी आप सिस और ट्रांस कर सकते हो, इसके अलावा भी आपके पास में सिस और ट्रांस आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये साइक्लिक कंपाउंड दिया है, मुझे ये साइक्लोप्रोपेन दिया है, साइक्लोप्रोपेन में आपके पास में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे दो ग्रुप कनेक्टेड हैं, यहाँ पे दो ग्रुप कनेक्टेड हैं। अब ये दोनों ग्रुप किस तरीके से कनेक्टेड हैं, हो सकता है ये H और Br, ये आपके पास में H और Br आ गया। अब इन दोनों के रिस्पेक्ट में आप देखो तो ये आपकी चेन है, साइक्लोप्रोपेन की चेन है, और ये जो दो ग्रुप हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड हैं, यानी कि एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। ये जो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन के ऊपर एक ग्रुप कनेक्टेड है और नीचे एक ग्रुप कनेक्टेड है। अब अगर ये दोनों ग्रुप सेम साइड पे हैं तो इसे आप सिस बोलेंगे, या फिर अगर आप इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को नहीं, कोई दूसरा कंपाउंड लेते हैं जिसमें कि आपको इस तरीके से H Br और Br H दिया है, तो ये आपके पास में ट्रांस कंपाउंड होगा। तो साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लोप्रोपेन में आ गया, साइक्लोब्यूटेन में आप कर सकते हैं। ये आपको साइक्लोब्यूटेन दिया है, साइक्लोब्यूटेन में आपके पास में मान लेते हैं यहाँ पे, और ये दे रखा है ये H और ये H। अब यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया और यहाँ पे Cl लगा दिया, तो ये जो H है, यहाँ H और Cl अबव द प्लेन है और जो Cl और H है वो बिलो द प्लेन है। तो ये कंपाउंड आपके पास में ट्रांस हो गया। ठीक है, ये हो गया। साइक्लोब्यूटेन ले लो, साइक्लोपेंटेन ले लो, साइक्लोप्रोपेन ले लो, साइक्लोहेक्सेन में तो फिर जब आप रोटामर पढ़ोगे, जब आप कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ोगे तो वहाँ पे हम सिस और ट्रांस को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, और भी ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे रोटेशन भी होता है और उसके अकॉर्डिंग आपका सिस और ट्रांस भी आता है कि जो आपकी साइक्लिक रिंग है वो एक प्लेन में है और उसके अकॉर्डिंग जो दो ग्रुप कनेक्टेड हैं वो अबव द प्लेन है या वो बिलो द प्लेन है, तो आपके पास में कंपाउंड दूसरे तरीके का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास में मतलब इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास में आता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से आप नंबर ऑफ डबल बॉन्ड निकाल सकते हैं, आप नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं कि आपके कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या कितना साइक्लिक है। तो इसके लिए आपके पास में निकालना होता है आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन और सैचुरेशन से मतलब क्या है, कार्बन के अगर सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से सेटिस्फाइड हैं तो वो सैचुरेटेड है, पर अगर कार्बन के बॉन्ड में कोई रिंग आ गई है या फिर कोई डबल बॉन्ड आया है या ट्रिपल बॉन्ड आया है तो उसे अनसैचुरेशन बोलते हैं। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि कितने डबल बॉन्ड हैं या कितने आपके रिंग हैं या कितने आपके ट्रिपल बॉन्ड हैं, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे दिया है C3H8, मेरे पास में यहाँ पे है C3H4 ले लेते हैं। C3H4 में मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए मेरे पास में फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप कैसे निकालते हो, एल्केन के फॉर्मूले से, CnH2n+2, क्योंकि एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड है, उसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं है, वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो आपके पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से निकल आएंगे। n की वैल्यू 3 है यहाँ पे, क्योंकि 3 कार्बन है
तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। 8 माइनस एक्चुअल आपके पास में कितने हाइड्रोजन है, एक्चुअल हाइड्रोजन आपके पास में 4 हैं, तो 8 माइनस 2 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास में आ जाएगा 2, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपके पास में 2 है। अब इससे मतलब क्या है, या तो आपके पास में 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर आपके पास में एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है, या फिर आपके पास में हाँ एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है। अब इस कंपाउंड का क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, C3H4 का, यानी कि आपके पास में 1 2 3 दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, यानी कि ये आपके पास में कंपाउंड आ गया, देखो C3H4 ये भी हो सकता है, या फिर आप ये प्रोपेन बना दिया, ये आपके पास में आ गया, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, यानी कि ये। अब देखते हैं जरा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें सेम हो रहा है या नहीं हो रहा, HCH2CH, तो ये भी इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये आपके पास में आ गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। पर हमेशा हमें हाइड्रोकार्बन नहीं दिया होता, हाइड्रोकार्बन के अलावा भी हमें दिया होता है, जैसे कि हमें ऑक्सीजन दिया है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नाइट्रोजन दिया है, तो उस केस में हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीजन को आपको इग्नोर करना होता है, ऑक्सीजन को आप काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे दिया है C3H6O, ये कंपाउंड दिया है, अब मुझे इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, तो मैं ऑक्सीजन को कोई काउंट नहीं करूंगी। यहाँ पे मेरे पास में जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा DOU, जो मेरे पास में आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 ही होने चाहिए थे, क्योंकि 3 इंटू 2 प्लस 2 8 आएगा, तो 8 माइनस 6 बाय 2 डिवाइडेड 1 आएगा, तो यहाँ पे आपके पास में डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 आ गया। तो यानी कि ये कंपाउंड आपके पास में कीटोन हो सकता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन अनसैचुरेशन 1 आ गया। अब अगर आपको पास में कंपाउंड में नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन, अगर पहले हेलोजन की बात करते हैं, अगर हेलोजन दिया है तो आप +1 करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे दिया है C2H5Cl, तो ये तो आपके पास में यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, तो मेरे पास में आएगा DOU, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 होने चाहिए थे, क्योंकि 2 इंटू 2 प्लस 2 6 आएगा, और यहाँ पे आपको कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं। पर अगर आपको हेलोजन दिया होता है तो आप उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो भी हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो दिए हैं उसमें +1 कर देते हैं। अगर आपके पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर आपको दिया है, तो यहाँ पे 5 है, 5 में एक प्लस कर दिया, 6 हो गए, डिवाइडेड बाय 2 0, यानी कि इस कंपाउंड में कोई भी डबल बॉन्ड या साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। बट अगर आपको नाइट्रोजन दिया है तो आप -1 करोगे, उस केस में आपको -1 करना पड़ेगा, यानी कि मैं यहीं पे C2H5N ले लूं, तो मेरे पास में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा 6 माइनस 5 में से -1 करना पड़ेगा। इन केस ऑफ नाइट्रोजन आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो भी हैं आपके पास में, उसमें आप -1 कर देते हैं, वो आप -1 कर देंगे, तो 5 में से 1 माइनस किया, बचा 4, तो ये आपके पास में आ गया 2, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपके पास में 1 आ गया। पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे 1 कैसे है, स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। तो ये असल में होता क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नाइट्रोजन के केस में इस तरीके से नहीं है, नाइट्रोजन के पास में भी हाइड्रोजन चले जाते हैं, तो वो इस तरीके से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास में नाइट्रोजन आएगा, C2H5 आपको दिया हुआ है, तो आप इसको CH3 CH2 बनाओगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये आपके पास में CH डबल बॉन्ड NH, ये आपके पास में इस कंपाउंड का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इमीन आ गया एक तरीके से ये, तो ये आपके पास में ये कंपाउंड आ गया, क्लियर। तो आप इस तरीके से नाइट्रोजन के केस में करेंगे, क्योंकि अगर आप C2, अब ये देखो ना आप, अगर आप इसको CH3 CH2 बना रहे हो तो नाइट्रोजन की वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, यहाँ पे ये इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि आपके पास में या तो एक हाइड्रोजन वहाँ पे होगा, नाइट्रोजन और कार्बन के भी पास में डबल बॉन्ड होगा, या फिर आप ट्रिपल, क्योंकि पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ रहा है तो डबल बॉन्ड ही होगा, तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते थे, यानी कि ये कंपाउंड आपको ऐसे भी दे सकते थे, CH2CH NH2, ये भी आपके पास में कंपाउंड हो सकता है, 3 और 1 4 और 2 5, तो दोनों में से कोई भी कंपाउंड आपके पास में एग्जिस्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कंपाउंड का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्राइव करते हैं, तो यहाँ से आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता चलता है। अब आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिस एंड ट्रांस। अब आपके पास में सिस और ट्रांस कंपाउंड दिए हैं, तो आप कैसे उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। सिस और ट्रांस के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में
फिजिकल प्रॉपर्टी में ही काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले आता है मेल्टिंग पॉइंट। ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिस के मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। द रीजन इज मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड ऑन सिमेट्री। मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पे डिपेंड करता है। आपका कंपाउंड जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। अगर आप ट्रांस और सिस को कंपेयर करते हो, देखो सिस की अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं मेरे पास में ये CH3H दिया है, ये मुझे कंपाउंड दिया है ये। अब इसमें दोनों बल्की ग्रुप एक ही साइड आ गए हैं। बल्की ग्रुप एक ही साइड आने की वजह से सिमेट्री नहीं बन पाएगी, जबकि ट्रांस के केस में आपके पास में जो बल्की ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड चले गए हैं। अपोजिट साइड होने की वजह से सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो जाता है। तो हमेशा ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस के मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। उसके बाद में आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट पे। तो पहले डाइपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट, सिस का डाइपोल मोमेंट हमेशा ट्रांस से ज़्यादा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब अधिकतर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी एडवांस लेवल के आप क्वेश्चन एग्जाम देंगे तो आपको डाइपोल मोमेंट जरूर पूछा जाएगा सिस और ट्रांस का, और ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट में आपके पास में फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ये क्लोरीन दिया है, ये क्लोरीन दिया है, ये H दिया है, ये H दिया है। क्लोरीन और कार्बन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो डाइपोल मोमेंट क्लोरीन की तरफ होगा, हेड क्लोरीन की तरफ, टेल कार्बन की तरफ, क्लोरीन की तरफ और ये टेल कार्बन की तरफ, क्योंकि ये आपका माइनस डेल्टा होगा। क्लोरीन आपका माइनस डेल्टा बनेगा और कार्बन आपका प्लस डेल्टा बनेगा। तो ये देखो ये यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, तो रिजल्टेंट जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं होगा, यानी कि जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो आपका जीरो से ज्यादा होगा। वैल्यूज याद नहीं करनी है आपको, कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन से क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब इसी का अगर मैं सिस ले लूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मैं इसी का सिस ले लेते, ये सिस था, इसी का अगर मैं ट्रांस ले लूं तो दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड हैं, तो आपके जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक उधर एक इधर, तो यहाँ पे जो आपका डाइपोल मोमेंट होगा वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जो म्यू की वैल्यू है जीरो हो जाएगी। सेम यही चीज आपके पास में मिथाइल वाले में होगा। मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप है तो इसमें हेड इस तरफ होगा और टेल इस तरफ होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास में हेड और टेल का। मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 23-24 की जो पूरी सीरीज दी थी कि उसमें जो आपके क्वेश्चन कराए थे आपके केमिकल बॉन्डिंग के जो क्वेश्चन थे वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे ये देखो ये इस डायरेक्शन में कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो इसमें रिजल्टेंट वैल्यू इसकी नीचे की तरफ कुछ आएगी तो ये मोर देन जीरो होगा। पर इसमें क्या होगा, ये दोनों अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे जो आपका पास में डाइपोल मोमेंट आएगा वो इक्वल टू जीरो आएगा। यानी कि सिस का डाइपोल मोमेंट हमेशा ट्रांस से ज्यादा होता है। तो उस केस में आपके पास में डाइपोल मोमेंट आपको पता चल गया। अब अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है तो कंपाउंड का बॉइलिंग, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाते हैं, कंपाउंड आपका पोलर हो जाता है, पोलैरिटी आ जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगे तो कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो जब भी कभी आपका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा तो आपके कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। मेल्टिंग पॉइंट आपका डिपेंड करता है सिमेट्री पे, जबकि बॉइलिंग पॉइंट आपका डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये आपके पास में होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मैं इसको हमेशा IMF लिखती हूँ। अब आप ध्यान रखना IMF जब भी मैं आगे लूंगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। तो डाइपोल मोमेंट क्योंकि सिस का ज्यादा होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, पोलैरिटी आ जाती है कंपाउंड के अंदर, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा आ जाता है। पोलैरिटी आने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ने की वजह से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ट्रांस से ज्यादा होगा। जब कंपाउंड की पोलैरिटी आ गई तो कंपाउंड में सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। इस तरीके के जो कंपाउंड हैं वो वाटर में या पोलर कंपाउंड में ज्यादा सॉल्युबल होंगे, क्योंकि पोलैरिटी आ गई। लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलैरिटी पोलर कंपाउंड पोलर में या आयोनिक कंपाउंड में डिसॉल्व होंगे। जो वाटर है, वाटर की पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है, 1.8 के आसपास है, तो हाईली पोलर कंपाउंड है, इसलिए ये आयोनिक कंपाउंड और पोलर कंपाउंड दोनों को डिसॉल्व कर लेता है। तो ये जो बेसिक पॉइंट है ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री को रटने की कोशिश मत करो। इफ एनीबडी इज सेइंग कि आप केमिस्ट्री रट लो, आप पेपर क्लियर कर लोगे, नहीं कर पाओगे। इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, बिना समझे केमिस्ट्री नहीं होगी। बट हाँ, अगर आपको एक बार केमिस्ट्री समझ आने लगी तो केमिस्ट्री में आप अपने लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस क्लास में फिर दोबारा कह रही हूँ, अगर कोई बंदा मतलब अगर मैं किसी का
पर अगर कोई आपको ये कह रहा है कि 2 महीने में केमिस्ट्री करो और केमिस्ट्री लर्न कर लोगे और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक कि आप केमिस्ट्री को ढंग से नहीं समझोगे, क्योंकि क्वेश्चन इतने हैं, इतना सारा कॉन्सेप्ट है, आप लर्न नहीं कर सकते हो, आप रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते हो। लॉजिक्स पे चलोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, आप सब कुछ आराम से कर सकते हो। तो ये आपके पास में आ गया बॉइलिंग पॉइंट। सिस का ट्रांस से ज्यादा होता है, सॉल्युबिलिटी सिस की ट्रांस से ज्यादा होती है और डाइपोल मोमेंट भी सिस का ट्रांस से ज्यादा होता है, बट मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का सिस से ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये हो गया क्लास 11 तक का पूरा, कि आपको ये इस तरीके से पता है। अब आते हैं थोड़े हायर लेवल पे। अब हमारे पास में थोड़ा हम हायर लेवल पे आ गए हैं। हायर लेवल क्या है? बेसिकली अभी भी आपका इजी ही है। अगर आपके पास में जो डबल बॉन्ड के अराउंड इस तरीके से ग्रुप प्रेजेंट है कि वो चारों ही ग्रुप अलग अलग हैं, तब आप सिस और ट्रांस डिफाइन नहीं कर सकते हो। देन यू हैव टू डिफाइन द ई एंड जेड। तो नेक्स्ट वी हैव ई एंड जेड नोमेनक्लेचर। अगर आपके पास में इस तरीके से कार्बन प्रेजेंट है, माना यहाँ पे आपके पास में Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है और यहाँ पे I, और ये भी आपके पास में कंपाउंड है, यहाँ Cl है, यहाँ H है, यहाँ मैंने आयोडीन हो गया और ब्रोमीन हो गया। अब देखो इस कंपाउंड पे इस कंपाउंड में इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, आयोडीन को उधर लगाना पड़ेगा, ब्रोमीन को उधर लगाना पड़ेगा। आप रोटेशन नहीं कर सकते हो कि रोटेशन करा और ये चेंज हो गया, नहीं, क्योंकि बॉन्ड टूट जाएगा। तो आपको बॉन्ड को तोड़ के ही बनाना पड़ेगा। अब अगर इसमें भी तो कोई ना कोई तो रिलेशनशिप है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल ही हैं, क्योंकि ये बस बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। तो अगर इसमें हम सिस और ट्रांस नहीं दे सकते हैं, इस तरीके के कंपाउंड में हम जो देते हैं वो देते हैं ई एंड जेड। अब ई एंड जेड पढ़ने से पहले आपको कैन इनगोल्ड प्रीलॉन्ग रूल आना चाहिए, प्रीलॉन्ग रूल आना चाहिए, जिसे कि हम बोलते हैं CIP रूल। ये CIP रूल आप यहीं पे ढंग से कर लेना, क्योंकि जब हम R एंड S कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां पे मैं इसे दोबारा नहीं कराऊंगी, वो फिर आपको यहीं से देखना होगा। तो इस अगर अब आप कैसे पता करोगे कि कौन सा कंपाउंड आपका E है और कौन सा कंपाउंड आपका Z है? Z से मतलब क्या है? सेम टाइप ऑफ द प्रायोरिटी आर ऑन द सेम साइड, एंड द E से मतलब क्या है? सेम टाइप ऑफ द प्रायोरिटी ऑन अपोजिट साइड। अब प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी वर्ड मैं क्यों यूज कर रही हूँ? जब मुझे ये 4 ग्रुप दिए हैं तो इस 4 ग्रुप में मैं एक प्रायोरिटी अरेंज कर दूंगी कि मैंने एक पर्टिकुलर रूल बना दिया और उस रूल के अकॉर्डिंग आप उसको 1 2 3 4 दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी CIP रूल के अकॉर्डिंग देते हैं। आप एटॉमिक नंबर, जो पहला एटम कनेक्टेड है उस पहले एटम को आप चेक करोगे। कोई सा भी, माना ये 4 ग्रुप कनेक्टेड हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पे जो मैं प्रायोरिटी दूंगी वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग दूंगी। सबसे पहले आपको जो फर्स्ट एटम कनेक्टेड है उसका एटॉमिक नंबर देखना है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसको मिलेगी वो ऑक्सीजन को मिलेगी। सेकेंड नंबर पे आपके पास में नाइट्रोजन आएगा, थर्ड नंबर पे आपके पास में कार्बन आएगा और फोर्थ नंबर पे आपके पास में हाइड्रोजन आएगा। तो आप इस तरीके से प्रायोरिटी दे दो, प्रायोरिटी दे दो। अब प्रायोरिटी दे देते हैं, पर दोनों कार्बन के लिए अलग अलग प्रायोरिटी देनी है। यानी कि पहले आप इस कार्बन के लिए देखोगे, इस कार्बन के साथ में आयोडीन और ब्रोमीन में आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये 1 होगा और ये 2 होगा। क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ये 1 होगा और ये 2 होगा। अब आपको देखना है सेम प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड है या अपोजिट साइड है। आपका जो कंपैरिजन पॉइंट है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वही होगी। अब इसमें सेम टाइप ऑफ द ग्रुप सेम साइड है, ये इसको 1 को थोड़ा और क्लियर लिख देती हूँ। सेम टाइप ऑफ द प्रायोरिटी सेम साइड है तो ये आपका Z होगा। जेसस ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब यहाँ पे अगर मैं दूं तो ये 1 और ये 2 है और ये आपके पास में 1 और 2 है। अब ये सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड है तो ये कंपाउंड आपके पास में E आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास में एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप इसको प्रायोरिटी दे दो। अब आपके पास में अगला केस आता है कि दोनों ही कार्बन, जितने भी कार्बन अटैच हैं वो सेम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पे मुझे दिया है CH2 CH3 और यहाँ पे मुझे दिया है पहले सिंपल वाला ले लेती हूँ क्योंकि अभी और भी आएंगे। ये मुझे दिया है CH3। अब मुझे इन दोनों में प्रायोरिटी देनी है, इन दोनों में प्रायोरिटी देनी है तो आप क्या करो, सबसे पहले पूरे जो कंपाउंड है, जो भी आपको कंपाउंड दिया उसको बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर में लिखो, बिल्कुल कंप्लीट फॉर्मूले में लिखो। H H H H H। जो 11th क्लास वाले बच्चे हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उन्हें टाइम लगेगा 11th और 12th वाले, बट हाँ जो हायर लेवल के हैं वो तो इसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो अब आपने क्या किया, अब आपने पहला एटम कंपेयर किया,
पहला एटम इसमें कार्बन और कार्बन है, ठीक है। अब नेक्स्ट एटम जो होगा जो हायर एटॉमिक नंबर का है उसे कंपेयर करो, तो नेक्स्ट एटम इसमें हायर एटॉमिक नंबर का ये कार्बन है और जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। मतलब आप तीनों को कंपेयर करोगे ना, आप इस तरीके से लिख लो। अगर आपको कंपैरिजन करने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, इस कार्बन के पास में मेरे पास में क्या क्या है, इस कार्बन के पास में मेरे पास में कार्बन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, जबकि मेरे पास में इस कार्बन के पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। तो यहीं से आपका कंपैरिजन पता चल गया कि ये वाले कंपाउंड को आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे और इस वाले कंपाउंड को आप कम प्रायोरिटी दोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये दिया है CH3 CH2 CH3 और ये आपके पास में आ गया क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ब्रोमीन को आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, यहाँ पे ब्रोमीन को 1 मिलेगा, क्लोरीन को 2 मिलेगा और यहाँ पे आप इसको 1 दोगे और इसको 2 दोगे, तो आपके पास में जो कंपाउंड आ गया ये Z आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया सेकंड रूल। तो पहला रूल आपके पास में आया, एटॉमिक नंबर आपको चेक करते हुए करना है। दूसरा रूल, अगर आपके पास में दोनों एटम सेम है तो नेक्स्ट एटम को कंपेयर करोगे। तीसरा रूल आता है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इक्विवेलेंट टू 2 और 3 सच एटम कंपेयर करोगे। इससे क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कंपाउंड दिया है ये मुझे दिया है एल्डिहाइड और ये मुझे दिया है मिथाइल, ठीक है, ये दे रखा है। अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों को कंपेयर अगर मैं करूंगी तो पहला एटम तो मेरे पास में कार्बन ही है, ये तो मेरे पास में कार्बन ही है। अब मुझे अगला एटम कंपेयर करना है। अगला एटम अगर मैं कंपेयर करूंगी तो मेरे पास में यहाँ पे, अब देखो कैसे कंपेयर करते हैं, यहाँ तो दोनों ही डबल बॉन्ड वो आ गए हैं। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देती हूँ, मैं यहाँ पे इसे C ओके तो यहाँ पे हम ये वाला ग्रुप नहीं लेते हैं, थोड़ा सा इसे चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेक, यहाँ पे मेरे पास में आ गया COH CH3, माना ये दे रखा है CH CH3, इस तरीके से दे रखा है। अब आप कैसे कंपेयर करोगे, पहला एटम तो दोनों का कार्बन कार्बन है, द फर्स्ट एटम इज कार्बन कार्बन, फर्स्ट एटम इज कार्बन कार्बन। अब आपको नेक्स्ट एटम को कंपेयर करना है। नेक्स्ट एटम को कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, तो आप क्या करोगे, आप इसको इस तरीके से लिखोगे। मैंने पहले बोला था आपको कंप्लीट फॉर्म में लिखना होता है, तो कंप्लीट फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे COCOH, यानी कि ये कार्बन 2 बार ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, जबकि जब आप इसका कंप्लीट फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ पे ये वाला कार्बन आपका एक जगह हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। तो ये वाला जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन जो है, इसकी कनेक्टिविटी कार्बन के साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, जबकि इस वाले की कनेक्टिविटी कार्बन के साथ ऑक्सीजन फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन। कंपेयर कर लो, आपको पता चल जाएगा, यानी कि इसमें आप नंबर 1 दोगे और इसमें आप नंबर 2 दोगे। ऐसे ही अगर आपको C ट्रिपल बॉन्ड N दिया है तो आप ये करोगे कि एक कार्बन 3 बार नाइट्रोजन से कनेक्टेड है और नाइट्रोजन आपका 2 बार कार्बन से कनेक्टेड है, इस तरीके से। तो मतलब बिल्कुल सेपरेट करके लिखते चलो, फिर आप आगे चल सकते हो। तो ये एडवांस वाले बच्चों के लिए, जो एडवांस के लिए कर रहे हैं या फिर IIT JAM और जो आपका CSIR नेट और गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी आप कंपेयर करेंगे इस तरीके से ओपन करते चलो, फिर आपको पता चलेगा कि आपको किसको प्रायोरिटी देनी है। तो ये हमारे पास में आता है नेक्स्ट रूल, ये आपके पास में था थर्ड रूल। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आप इक्विवेलेंट टू 2 सच बॉन्ड और 3 सच बॉन्ड कंपेयर करके चलेंगे। ये वाला जो है ये स्पेसिफिकली IIT JAM गेट और CSIR वाले बच्चों के लिए है। एडवांस जेई जो एडवांस वाले बच्चे हैं उनको भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पर हाँ CSIR में ये क्वेश्चन या गेट में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अब क्या है, यहाँ गेट वाले बच्चे या CSIR वाले बच्चे, यहाँ पे क्या है आपके पास में, ये आपके पास में 2 कंपाउंड दिए हैं और दोनों के साथ में ही डबल बॉन्ड कनेक्टेड है। यानी कि मुझे क्या दिया था, मुझे दिया था CH डबल बॉन्ड CH CH3 और CH डबल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ पे मान लेते हैं क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन दिया है। अब मुझे यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे प्रायोरिटी दूँ, दोनों बिल्कुल सेम ही तो हैं, बट उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन इस तरीके से था, एक्चुअल में क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से था कि ये जो कार्बन कनेक्टेड है, ये डबल बॉन्ड CH3H और H इस तरीके से था, और यहाँ पे आपके पास में डबल बॉन्ड CH CH3 इस तरीके से था। तो
तो अब यहाँ पे आपको E एंड Z निकालना है और ये RS कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपको E एंड Z बताना है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस वाले कार्बन को कंपेयर करूंगी तो देखते ही आपको पता चल रहा है ये आपका E है या फिर ये आपका ट्रांस है, और ये आपका सिस है या फिर ये आपका Z है। तो अगर आपको इस तरीके से कनेक्टिविटी दी हो तो हमेशा सिस या Z को ट्रांस या E से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। स्पेसिफिकली CSIR वाले बच्चे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। गेट या जेम वाले जो बच्चे हैं, ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में मिलेगा। तो इस तरीके से जब आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको कंपाउंड का कोई सेंटर ऐसा दिया है जिसमें दोनों कंपाउंड सेम है, पर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है। कि अगर आपको एक तरफ R कनेक्ट करके दिया है और एक तरफ S कनेक्ट करके दिया है, तो यहाँ पे आप R को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे देन कंपैरिजन टू S के। अगर आपको 1 2 3 4 देना है, तो अब अगर इन चारों में मेरे को देना होता, ये तो पहले मैंने E एंड Z निकाल लिया, अगर मुझे इन चारों में प्रायोरिटी देनी होती तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको मिलेगी 1, फिर क्लोरीन को मिलेगी, फिर आपके E और Z वाले में से Z को थर्ड मिलेगी और इसको फोर्थ मिलेगी। इस तरीके से आप 1 2 3 4 देख सकते हैं जब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे आएंगे। ऐसे ही आपको अगर एक कंपाउंड R दिया है और एक कंपाउंड S दिया है तो आप R को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, और अगर आपको लोन पेयर दिया है तो लोन पेयर को लोएस्ट प्रायोरिटी मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये CS3 है, यहाँ पे मेरे पास में H है, यहाँ पे C2H5 है, और मुझे यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है, तो सबसे ज्यादा इसको आएगी 1 2, हाइड्रोजन को 3 और लोन पेयर को आप 4 प्रायोरिटी दोगे। तो इस तरीके से फिर आपकी ऑप्टिकल, तो ये आपके कंप्लीट रूल थे CIP के। यहाँ से आपके मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हैं आप इजीली कवर कर लोगे, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट यू हैव कि आपको एक्सो और एंडो कंपाउंड पता होना चाहिए। एक्सो और एंडो बाइसाइक्लो कंपाउंड में हम कैसे पता करते हैं, जहां से आपकी रिंग कनेक्टेड है, यानी कि आपको ये कंपाउंड दिया है और इस कंपाउंड में आपको एक्सो और एंडो बताना है। तो जहां से आपकी रिंग कनेक्टेड है, ये वाली जो रिंग कनेक्टेड है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका ग्रुप है वो कहाँ पे दिया हुआ है। अगर वो ग्रुप, उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि ये आपको मान लेते हैं COOH दिया है, तो ये ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है, तो इसे हम एक्सो बोलते हैं। और अगर आपको कंपाउंड इस तरीके से दिया है कि ये वाला जो ग्रुप है, इसका डाइपोल, माना ये COOH है, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ है और इसका डाइपोल मोमेंट उस तरफ है, तो इसे हम एंडो बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सो और एंडो के भी क्वेश्चन कई बार CSIR नेट में और गेट में आते हैं। इसके बाद में आपका पास में आता है सिस एंड ट्रांस अराउंड द सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के आसपास आप सिस और ट्रांस कैसे कंपेयर करते हैं, तो उस केस में सिंगल बॉन्ड के दोनों तरफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये देखिए, आपको जो कंपाउंड दिया है वो सिंगल बॉन्ड के दोनों तरफ डबल बॉन्ड है। अगर दोनों डबल बॉन्ड एक ही साइड पे हैं तो इसे हम एस सिस बोलते हैं, और अगर डबल बॉन्ड अपोजिट साइड पे हैं तो इसे हम ट्रांस बोलते हैं। ये जब आप वो वाली रिएक्शन डायल्सल्डर रिएक्शन करेंगे तो डायल्सल्डर रिएक्शन में एस सिस और एस ट्रांस आपको दिया होता है। डायल्सल्डर रिएक्शन में जेई एडवांस वाले बच्चे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि किस तरीके का जो कंपाउंड है वो डायल्सल्डर रिएक्शन शो करेगा। एस सिस वाला कंपाउंड जिसमें जो डबल बॉन्ड है वो दोनों एक ही साइड हैं, वही आपकी डायल्सल्डर रिएक्शन शो करते हैं। एस ट्रांस वाले कंपाउंड शो नहीं करते हैं। तो ये आपके गेट का जेम का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं कि अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास में सिस और ट्रांस आएगा। इसके बाद में आपके पास में आता है सिन और एंटी कंपाउंड। एल्डो एक्सिम्स है, ऑक्सिम्स आपको दे रखा है, यानी कि आपको दिया है CH डबल बॉन्ड NOH और नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, तो इसमें आपके पास में सिस और ट्रांस नहीं आता, यहाँ पे सिन और एंटी आता है। तो अगर आपका H और OH ग्रुप सेम साइड पे है तो इसे आप सिन बोलते हैं, और अगर आपका H और OH ग्रुप अपोजिट साइड पे है तो इसे आप ट्रांस बोलते हैं या एंटी बोलते हैं। ट्रांस नहीं, एंटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप सिस और ट्रांस वर्ड यूज नहीं करेंगे, तो आपके पास में कई बार आता है सिन एल्डोक्सिम, ट्रांस एंटी एल्डोक्सिम, तो आप इस तरीके से करेंगे। दोनों H और OH ग्रुप सेम साइड पे हैं तो सिन, दोनों H और OH ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं तो ट्रांस। ऐसे ही एजो कंपाउंड में आपके पास में लोन पेयर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि अगर आपके लोन पेयर दोनों एक साइड हैं तो इसे आप सिन बोलेंगे, और अगर आपके लोन पेयर अपोजिट साइड पे हैं तो इसे आप ट्रांस बोलेंगे। ठीक है जी बच्चा। अब आता है आपके पास में आपको नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने हैं,
ये क्वेश्चन जेई एडवांस वाले बच्चों को कई बार आता है, अधिकतर आया हुआ है, क्योंकि आपके पास में टोटल आइसोमर्स आपसे पूछे जाते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स सबके मिला के पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने हैं जबकि आपके पास में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कंपाउंड दिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ये आपके पास में आ गया CH3। अब यहाँ पे जो आपको कंपाउंड दिया है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड दे रखे हैं। अब इस कंपाउंड में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालोगे? तो आप सबसे पहले देखो कि क्या आपके पास में टर्मिनल ग्रुप सेम है या टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट है। इस केस में मेरे पास में टर्मिनल जो ग्रुप है वो डिफरेंट है, सेम है, सॉरी, इस केस में आपके पास में टर्मिनल ग्रुप सेम है। अगर टर्मिनल ग्रुप सेम है, पहले डिफरेंट वाला ले लेते हैं क्योंकि पहले वाला फॉर्मूला तो सब वो बहुत ही ईजी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया है इस तरीके से CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C2H5 टर्मिनल ग्रुप। अगर आप डबल बॉन्ड बनाएंगे तो आपका इस तरीके से आएगा, मैं इसे ऐसे बना रही हूँ CH3, फिर आपके पास में आया H CH डबल बॉन्ड ये आपके पास में आया डबल बॉन्ड CH, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड को भी मैं ओपन कर देती हूँ, ये आ गया डबल बॉन्ड CH C2H5। तो टर्मिनल जो आपको ग्रुप दे रखे हैं वो डिफरेंट है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे आपके पास में C2H5 है। तो अगर आपके पास में टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है 2 to the power n का। यू हैव 2 to the power n। तो कितने डबल बॉन्ड हैं आपके पास में? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 2, तो 2 डबल बॉन्ड है, 2 की पावर 2 आएगा, तो आपके पास में 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएंगे इसके पर। अब आता है अगर आपके टर्मिनल ग्रुप सेम है और टर्मिनल ग्रुप सेम में भी आपके पास में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसे हैं, इवन नंबर हैं या ऑड नंबर हैं। जब आपके पास में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है तो आप फॉर्मूला लगाओगे 2 to the power n-1। 2 डबल बॉन्ड थे यहाँ पे, तो 2 डबल बॉन्ड में से 2 - 1 किया तो 1 आ गया, 2 की पावर 1 आ गई यहाँ पे, और प्लस 2 to the power n-2/2, यानी कि ये आपके पास में आ गया 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0, क्योंकि यहाँ पे 2 थे तो 2 - 2 0 हो गया, और 2 to the power 0 आपके पास में 1 होता है, तो 2 + 1 आपके पास में 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस केस में आपके पास में इस कंपाउंड के 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे। अगर आपके पास में n का नंबर ऑड होगा तो उस केस में आप 2 to the power n-1 करेंगे। पहला स्टेप दोनों के लिए सेम है, वहां पे क्या किया था, n-2 डिवाइडेड बाय 2 किया था, यहाँ पे n-1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो आपके पास में ये वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि एक कार्बन से जो 2 ग्रुप अटैच हैं वो दोनों सेम है। तो यहाँ पे आप E एंड Z भी तो नहीं दे सकते हो ना। अगर आप यहाँ पे ये कहो कि E एंड Z भी तो नहीं दे सकते, 1 और 1 में तो कोई मतलब ही नहीं है, H और H का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे ये आपके पास में सिस होगा और ये आपके पास में ट्रांस होगा। तो इस तरीके से इस कंपाउंड में आपके पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने कोशिश करी है कि आई ट्राइड टू कवर एवरी टॉपिक, तो यहाँ पे आपके पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाती है। प्रैक्टिस करो, किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं वो कवर करो। हाँ, एक वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं IUPAC नेमिंग और आपके जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या फिर आपके जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन हैं वो लास्ट 10 ईयर के जितने भी JEE मेंस के क्वेश्चन हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। टाइम लगता है PPT बनाने में, सो दैट्स वाई वीडियोज़ के बीच में थोड़ा सा गैप है, बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट कि मैं सारे टॉपिक अभी कवर करा दूँ। ओके बच्चा, तो नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कवर करेंगे। मीनवाइल प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। थैंक यू।